नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि अपनी यूपी पीसीएस मेंस श्रृंखला में जीएस पेपर 4th को हम लोग डिस्कस कर रहे थे एथिक्स पेपर को, तो उसका अगला टॉपिक होगा आपका 6 नंबर टॉपिक। इसमें हम लोग देखेंगे लोक प्रशासनों में लोक सेवा या सिविल सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र, उनकी स्थिति और समस्याएँ। इस टॉपिक को जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसके 1 से 2 या 3 वीडियो शायद आएँ, जिसमें हम लोग थोड़ा-थोड़ा करके जो है डिस्कस करेंगे, है ना? तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या हो जाएगा अपना कि लोक सेवाओं में नीति शास्त्र तथा मूल्य जो होते हैं, इनका महत्व क्या होता है ना? कि हमारे जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, इनका नीति शास्त्र का लोक सेवा में सिविल सर्विसेज में क्या महत्व है? तो पहला महत्व तो ये है कि नीति शास्त्र का संबंध न केवल सही एवं गलत तथा अच्छे एवं बुरे के मध्य भेद स्थापित करना है, बल्कि न्यायोचित, निष्पक्ष एवं उचित व्यवहार करने से है ना? नीति शास्त्र या मूल्य हमारे सिर्फ हमको सिविल सेवा में ये नहीं बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमें ये भी बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना? मान लो कभी झूठी बातें नहीं बोलनी चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, निष्पक्षता नहीं करनी चाहिए, है ना? हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए, किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे हमेशा न्याय पर ध्यान देना, फैक्ट पर ध्यान देना, जो सुविधाएँ प्रोवाइड कराई गई उनके आधार पर निर्णय लेना, है ना? उचित व्यवहार करना, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको जो है मूल्य बताते हैं। अगला क्या हो जाएगा कि लोक सेवा सरकारी को है, जो सरकार के कार्य के कार्यकारी अंग है ना? तो लोक सेवा जो होता है, सिविल सेवक जो होते हैं, ये सरकार की जो कार्यकारी अंग है, सरकार का कार्यकारी भाग है, जो कि सारे कार्य और सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। तो इनका क्या होता है कि इनको अपने हिसाब से, मूल्यों के हिसाब से हमेशा सही कार्य करने होते हैं, है ना? निष्पक्षता बनाए रखनी होती है। फिर बात करें, ये चूँकि ये स्थायी अंग भी होते हैं। स्थायी का मतलब सरकार के जाने से या पार्टी के चेंज हो जाने से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमेशा के लिए जो है रहते हैं। एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद जो है ये हमेशा मतलब स्थायी रहते हैं, स्थायी। जैसे राज्यसभा नहीं होता स्थायी सदन, उस प्रकार ये स्थायी अंग हो जाते हैं। अगला बात करें, जनता व राज्य के मध्य जो है सेतु के रूप में कार्य करते हैं। चूँकि ये सिविल सेवक एक अच्छी खासी पोस्ट पे होते हैं, तो इनका क्या कॉम्बिनेशन होता है कि ये सरकार से कार्यों को प्राप्त करते हैं और जनता तक पहुँचाते हैं, है ना? और जनता की जो है माँगें और जनता के जो सुविधा समस्याएँ हैं, उनको सरकार तक पहुँचाते हैं, ताकि एक दूसरे के मध्य में जो है कॉम्बिनेशन बना रहे, बॉन्डिंग बनी रहे, है ना? और सुविधाएँ और समस्याओं का समाधान होता रहे टाइम टू टाइम। अगला क्या है, नीति निर्माण व कार्यान्वयन। चूँकि सिविल सेवक जो है इसी कार्य के लिए आते हैं, तो ये नीति निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। विधि का प्रवर्तन करते हैं। सार्वजनिक सेवाओं को जनता के मध्य पहुँचाना, है ना? सरकार के द्वारा जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जो सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं, उनको जो है जनता के मध्य लक्षित रूप से पहुँचाना किसका कार्य होता है? ये भी लोक सेवकों का कार्य होता है, जो कि उनके अंदर बसे मूल्यों के बेसिस पर किया जाता है ना? फिर संसाधनों का समुचित उपयोग एवं प्रबंधन किया जाता है ना? उपयुक्त महत्व के कारण लोक सेवाओं में नीति शास्त्र व मूल्यों का होना अति आवश्यक है। तो ये जितने बताए हैं हमने महत्व, ये सारे महत्व क्या हैं? ये लोक सेवकों में जो है मूल्यों के महत्व हैं। फिर बात करते हैं लोक सेवकों के लिए नीति शास्त्र व मूल्यों का महत्व, है ना? जो लोक सेवक होते हैं, सिविल सर्वेंट, उनके लिए नीति शास्त्र और मूल्यों का क्या महत्व है? तो ये कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं, है ना? अगर उनके अंदर अच्छे मूल्य हैं, तो उनके अंदर ये मूल्य हो सकता है कर्तव्यनिष्ठा का, है ना? वो ईमानदारी व सत्यनिष्ठा बनाए रख सकते हैं, बनाए रखेंगे। पारदर्शिता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना इनका मुख्य कार्य हो जाता है। सतत व समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, है ना? वंचित वर्गों तक संसाधनों का वितरण करना एवं लक्षित वर्ग तक सुविधाओं को प्रदान करना, पहुँचाना। भावनात्मक समझ को बढ़ावा देना तथा जवाबदेहिता। चूँकि जवाबदेहिता तो होती ही कि अगर आपको पावर दी गई है, तो आपको ये भी तो उत्तर देना पड़ेगा कि आप अपनी पावर्स का जो है कहाँ पे प्रयोग कर रहे हो, किस प्रकार प्रयोग कर रहे हो, कहीं जो है असमानता तो नहीं फैला रहे हो, या अपने हितों को ध्यान में रख के तो कार्य नहीं कर रहे हो, है? चूँकि यहाँ पे सार्वजनिक हितों को ध्यान में रख के कार्य करना होता है ना? तो ये सारी जो है मूल्य हो जाएंगे, मूल्यों का महत्व हो जाएगा सिविल सर्वेंट्स के। अगला अपना क्या टॉपिक हो जाएगा कि लोक सेवा या प्रशासनिक नीति शास्त्र, है ना? पब्लिक सर्विस में एडमिनिस्ट्रेशन एथिक्स क्या होता है? तो ये होता है प्रशासनिक नीति शास्त्र से तात्पर्य सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में उचित आचरण, है ना? सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में जो है उचित आचरण के सिद्धांतों तथा मानकों से है।
कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा लोक हित में कार्य करना, है ना, चूँकि सरकार हो या प्रशासनिक अधिकारी हों, ये सारे लोग किसके लिए बनाए गए हैं? चूँकि जनता तक सेवाएँ पहुँचाने के लिए, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए बनाए गए हैं। तो लोक हित में कार्य करना हो जाएगा, है ना? गोपनीयता बनाए रखना, है ना? जो चीज़ें कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं, तो उनकी गोपनीयता को बनाए रखना, है ना? सभी तक ना पहुँचाना, राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना, है ना? किसी पार्टी से जुड़ना नहीं है ना? सभी पार्टियों से थोड़ी-सी दूरी बना कर के अपने कार्य को जो है प्रायोरिटी देना है, ये हो जाएगा। फिर जन सामान्य को कुशल, प्रभावी व निष्पक्ष सेवा प्रदान करना, है ना? कैसी? कुशल, प्रभावी तथा निष्पक्ष सेवा प्रदान करना, हितों के संघर्ष से बचना, हितों का संघर्ष मतलब सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित, तो हमको हमेशा व्यक्तिगत हित की बजाय सार्वजनिक हित पर ज़्यादा लोगों की लाभ पर ध्यान देना चाहिए, है ना? जवाबदेह बनना, है ना? किसी कार्य के प्रति अपनी उत्तरदायित्व को जो है सुनिश्चित करना। तो ये सारे प्रशासनिक नीति शास्त्र के महत्वपूर्ण मूल्य या महत्वपूर्ण कार्य हो जाते हैं। अगला क्या हो जाएगा? लोक प्रशासकों के लिए नीति शास्त्र की आवश्यकता क्या है? मतलब क्या हो सकता है कि लोक प्रशासकों के लिए इथिक्स होनी चाहिए? तो पहला नंबर तो प्रशासन में नैतिकता के आयामों की उपेक्षा ना होने पाए, है ना? इसीलिए आवश्यक है कि प्रशासन में नैतिकता के आयाम जो हैं उनकी उपेक्षा ना हो या उनका उल्लंघन ना हो, उनको हमेशा बनाए रखा जा सके, है ना? पहला उपाय तो ये हो जाएगा, पहला मतलब आवश्यकता। दूसरा राजनीतिक पक्षपात, लोक प्रशासकों में नीति शास्त्र इसलिए आवश्यक है कि राजनीतिक पक्षपात ना हो पाए, कि मान लो आप किसी मतलब डिस्ट्रिक्ट के जो है किसी स्टेट में जो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से आए हो, ठीक है, आईएएस अधिकारी थे, फिर इलेक्शन कमीशन में आपका प्रमोशन हुआ, वहाँ पहुँचे, तो अगर आप किसी पार्टी के प्रति जो है ज़्यादा समर्थक होगे, तो उसके प्रति वोट बैंक में जो है मदद कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे पक्षपात हो जाएगा, तो ये भी रहता है। फिर भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके, सार्वजनिक हितों की बजाय स्वहितों को महत्व, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है इंसान सार्वजनिक हितों की बजाय जो है अपने हितों को ज़्यादा ध्यान देता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए और सार्वजनिक हितों पर जो है प्राथमिकता देने के लिए जो नीति शास्त्र और मूल्य जो हैं आवश्यक हैं। अगला नैतिक संहिता और आचरण संहिता, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट को जो है बनाए रखना, इनका उल्लंघन ना हो सके, इसलिए भी आवश्यक है ना? अगला क्या हो जाएगा? मानवाधिकारों की रक्षा करने हेतु, क्योंकि मानवों के अधिकार जो दिए गए हैं उनकी, चूँकि उनको सुरक्षित रखना आपका अधिकार और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये भी ज़रूरी है। अगला लोक सेवकों को जन अनुकूल बनाने हेतु, जैसे करुणा हो गया, सहानुभूति हो गया, संवेदना आदि को विकसित करने में भी जो मूल्य बहुत ही आवश्यक होते हैं। प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, इन जैसे मूल्यों को विकसित करने के लिए नीति शास्त्र या एथिक्स क्या है? बहुत ही आवश्यक है। तो इतने सारे जो हैं उपयोग या इतनी सारी चीज़ों को महत्व देते इन चीज़ों के लिए आवश्यकता किसकी होती है? नीति शास्त्र की। अगला टॉपिक क्या होगा अपना कि भगवत गीता और प्रशासनिक नैतिकता, है ना? भगवत गीता और प्रशासनिक नैतिकता, भगवत गीता किस प्रकार हमारे जीवन में और जो प्रशासनिक कार्यों में नैतिकता को बढ़ावा देती है। तो पहला क्या हो जाएगा कि भगवत गीता की शिक्षाएं नैतिक व्यवहार या आचरण, इसके संबंध में लोक सेवकों का मार्गदर्शन कर प्रभावी, जवाबदेह एवं समावेशी शासन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है ना? और इससे निर्णय संबंधी मुद्दों के निपटने और नीतिगत कार्य स्थल का निर्माण जो है करने में मदद मिलेगी। क्या है? तो ये हो जाएगा भगवत गीता का एक मूल्य, है ना? अगले की बात करें तो कार्य प्रणाली या व्यवहार में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देती है भगवत गीता। कैसे देती है? तो भगवत गीता में निष्काम कर्म को बढ़ावा दिया गया है। निष्काम कर्म मतलब बिना किसी इच्छा के कार्य करना, फल की इच्छा बाद में करना, फल तो मिलेगा ही अगर आप कार्य अच्छा करोगे, है ना? गीता ये कहती है। तो भगवत गीता के निष्काम कर्म को बढ़ावा दिया गया है, जो इस ग्रंथ का मूल दर्शन है। निष्काम कर्म या निस्वार्थ कर्म व्यक्तिगत उत्थान को ध्यान में रखते हुए मोह, अहंकार एवं निष्क्रियता को दूर करके जो है सत्यनिष्ठता और पवित्रता की ओर ले जाता है ना? आपको ईमानदार, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ तथा पवित्र इंसान बनाने की जो है कोशिश करता है, निष्काम कर्म का जो ये सिद्धांत है। अगला क्या प्रभाव हो जाता है? आपको अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के परिणामों के अधिकारी नहीं हैं। ये क्या कहती है भगवत गीता का जो ये सिद्धांत है ना, निष्काम कर्म, वो कहता है
कि आप अपने कर्तव्य तो अपने हिसाब से कर सकते हो, पर उसका फल पाना आपके हाथ में नहीं, वो तो जो मिलने वाला है मिलेगा ही, है ना? तो कभी भी आप स्वयं को अपने कर्मों के परिणामों का कारण मत मानो, है ना? और ना ही जो है अपने कर्तव्य को ना करने का आसक्त हो। तो ये निष्काम कर्म का जो है सिद्धांत है। दूसरा, भगवत गीता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो निर्णय लेने में निष्पक्षता को बढ़ावा देती है। किस प्रकार देती है? तो भगवत गीता की शिक्षाएं लोक संग्रह को बढ़ावा देती हैं, यानी सभी को एक साथ संगठित होकर संगठित या संगठन बनाए रखने पर जोर देती हैं। इसकी शिक्षाएं निष्पक्षता को वरीयता देकर सार्वभौमिक कल्याण, समावेशी और संधारणीय विकास, कौन सा? समावेशी और संधारणीय विकास की ओर जो है लोगों को प्रेरित करती हैं। तो एक ये प्रभाव हो जाता है। अगला, नेतृत्व विकास में सहायक है। कैसे? भगवत गीता स्वधर्म, है ना, अपने धर्म अर्थात अपने कर्तव्य या धर्म के पालन पर बल देती है। जब नेतृत्व सदाचारी ढंग से अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो अधीनस्थ भी नेतृत्व को मान्यता देते हैं और उसका सम्मान करते हैं और पथ प्रदर्शन या निर्देशन का अनुसरण करते हैं। जैसे हम लोग क्लास में जो है क्या होता है, क्लास मॉनिटर होता है, तो क्या कहते हैं टीचर कि अगर मॉनिटर ही जो है ड्रेस में नहीं आएगा या मॉनिटर ही नियमों का उल्लंघन करेगा तो अन्य लोग क्यों उनका पालन करेंगे। तो इसी प्रकार है कि जब नेतृत्व करता है या जो है मुख्य इंसान होगा या मुख्य व्यक्तित्व होगा, वो जब अपने नियमों का पालन करेगा, है ना, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें सही से करेगा, तभी तो उसको जो रोल मॉडल मानते हैं या जो उसके क्लास में अन्य से जो छात्र हैं वो उसका पालन करेंगे। तो ये कहने का मतलब है। अगला क्या हो जाएगा? अभिप्रेरण। तो अभिप्रेरण क्या है कि अध्ययनों में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कार्य से संबंधित तनाव के लिए उत्तरदायी कारण मुख्यतः मन से संबंधित होते हैं, है ना? कहाँ से? मन से। जैसे प्रदर्शन हो गया, संबंध, मीडिया का दबाव आदि, ये चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें जो है मुख्यतः उत्तरदायी होती हैं इन चीज़ों के लिए। तो भगवत गीता मन पर केंद्रित होती है। कैसे? भगवत गीता जो होती है मन पर केंद्रित होती है। अगले की बात करें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भगवत गीता स्थित प्रज्ञ होने अर्थात समभाव या दृढ़ संकल्प के साथ जो है धीरता प्राप्त करने पर जोर देती है। मतलब पेशेंस रखना, किसी कार्य को करना है अगर आपको तो उसमें धैर्य रखना होगा। यह प्रशासकों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने और लक्ष्यों या उद्देश्यों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ, है ना, डेडिकेटेड बनने में जो है मदद कर सकती है। अगला, नैतिक जो है नैतिक दुविधाओं का समाधान। निष्काम कर्म व्यक्ति को क्या अपने कार्यों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति जो है विरक्त बने रहने में मदद करता है। यह प्रशासकों की नैतिक अनिवार्यता के बीच विशेष रूप से स्वहित एवं सार्वजनिक हित के मध्य के जो विद्यमान संघर्ष होता है ना, उसके कारण होने वाली दुविधाओं का समाधान करने में मदद करता है। तो कभी कभी जो है हम लोग जो है इन दुविधाओं में पड़ जाते हैं कि हमको अपने पर या जो है अपने सार्वजनिक हित पर ध्यान देना चाहिए या व्यक्तिगत हित पर ध्यान देना चाहिए। तो इन चीज़ों की इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए जो है ये नैतिकता हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है और सार्वजनिक हित को बढ़ावा देती है या उस पर जो है टिके रहने के बारे में जानकारी देती है। अगला हो जाएगा करुणा, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पैशन, है ना। तो ये क्या कहता है? सत्व और मन की शुद्धि साथी जीवों के जो है प्रति करुणा उत्पन्न करने में मदद करती है। यह लोगों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में भी जो है आधिकारिक शक्ति का उपयोग करके क्या करती है, करने के लिए जो है मन की स्पष्टता तथा प्रेरणा के माध्यम से पूर्वाग्रहों या जो पहले से उदाहरण बैठे हैं या पहले से जो कुरीतियाँ या जो परंपराएं वाली चीज़ें बैठी हैं अपने दिमाग पर, उन पर विजय प्राप्त करने में भी प्रशासकों की मदद करती है। तो इस प्रकार जो है गीता हमारे लिए हमारे मूल्यों पर प्रभाव डालती है और हमारे जीवन को आसान करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना, है ना। तो इस प्रकार जो है गीता के प्रभाव और नैतिक मूल्यों का आवश्यकता हमारे लिए आवश्यक है। अब हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक जो कि लोक सेवा मूल्य से संबंधित है ना। तो अगर बात करें लोक सेवा मूल्य या लोक सेवकों के मूल्य, तो 2006 में कार्मिक विभाग द्वारा एक लोक सेवा विधेयक का जो है मसौदा पेश किया गया था, तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि लोक सेवकों में बुनियादी मूल्यों का विकास, लोक सेवकों को जो है पेशेवर, राजनीतिक रूप से तटस्थ, योग्यता तथा जवाबदेहिता को बढ़ावा देना या बनाए रखने के लिए जो है लोक सेवा मूल्यों की स्थापना करी गई थी। तो बात करें लोक सेवकों को निर्देशित करने वाले प्रमुख मूल्य कौन से हैं, ऐसे मुख्य मूल्य कौन कौन से हैं जो लोक सेवकों को निर्देशित करते हैं, कि उनको बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहला तो हो जाएगा सार्वजनिक धन का सदुपयोग,
है ना। तो लोक सेवकों के लिए सबसे पहला कार्य तो ये होता है कि जो सरकार या जो है शासन जनता के लिए पैसे खर्च कर रही है, संसाधन जो है प्रोवाइड करा रही है, उनका सदुपयोग करना, उनका दुरुपयोग नहीं करना, है ना। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे 10 रुपये की आवश्यकता है तो वहाँ पे 15 रुपये खर्च कर रहे हैं, है ना। उनको सदुपयोग करना, 10 रुपये का काम है तो 10 ही रुपये खर्च करने, ज़्यादा ना खर्चा करना, उससे कम करने की जो है कोशिश करना। अगला क्या मूल्य हो जाएगा, प्रभावी कार्यप्रणाली, है ना। अपने कार्य को जो है प्रभावी रूप से बनाना, उसके लिए नियम विनियम तैयार करना, ये सारी चीज़ें। और संविधान व राष्ट्र की संप्रभुता के प्रति निष्ठा, है ना। हमेशा जो है अपने संविधान और राष्ट्र के प्रति संप्रभुता बनाए रखना और उन्हीं के हिसाब से कार्य करना, ये नहीं कि अपने हिसाब से मन मर्जी करना, है ना। अगला क्या हो जाएगा, गुणवत्तापूर्ण सेवा, है ना। सेवा की जो है इफ़िशियंसी बढ़ाए रखना, उसको अच्छे से अच्छे प्रदान करना। अगला राजनीतिक कार्यकारिणी को निष्पक्ष परामर्श देना, है ना। फिर सत्यनिष्ठा बनाए रखना, सत्यनिष्ठा मतलब ईमानदारी को बनाए रखना अपनी, है ना। राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना, किसी भी पार्टी के प्रति जो है समर्थन ना देना, सभी पार्टियों को समान नज़र से देखना और सभी के साथ तटस्थता बनाए रखना। फिर विनम्र एवं न्यायोचित व्यवहार को बनाए रखना और शीघ्र निर्णय निर्माण, है ना। अगर कोई समस्या कहीं पे आ रही है तो उसको जल्दी से जल्दी और अच्छे से जो है निपटाने की कोशिश करना, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के जो है नोलन समिति के 7 सिद्धांत हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नोलन समिति के जो 7 सिद्धांत हैं सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के, वो कौन कौन से हैं। तो उसमें एक तो हो जाएगा निस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता, खुलापन और नेतृत्व। ये जो 7 सिद्धांत हैं ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, निस्वार्थता मतलब किसी भी चीज़ के प्रति अपने स्वार्थ को दूर रखना, सत्यनिष्ठा बनाए रखना, ईमानदारी बनाए रखना, वस्तुनिष्ठता मतलब सब्जेक्टिविटी, और जवाबदेहिता भी रहना, खुलापन और नेतृत्व, ये सारी चीज़ें जो हैं सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हो जाते हैं। अगला क्या है, लोक सेवकों में नैतिक मानकों के पतन के कारण उत्पन्न समस्याएं, है ना। जब लोग जो है लोक सेवक में नैतिक जो मूल्य हैं या एथिक्स है, जो नैतिकताएं होती हैं, मूल्य अच्छे मूल्य होते हैं, ये जब खत्म हो जाते हैं तो किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक तो निजी लाभ हेतु व्यक्तिगत पद पर दुरुपयोग, अगर इंसान के अंदर या लोक सेवक के अंदर ईमानदारी का मूल्य खत्म हो जाता है तो वो क्या करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है ना। और भ्रष्टाचार बढ़ाता है और क्या करता है, फालतू पैसे लेकर के काम करने लगता है। तो इससे क्या है, ईमानदारी तो ख़त्म ही हो जाती है और समाज में जो है एक बुराई फैल जाती है भ्रष्टाचार की, है ना। तो ये एक नुकसान हो सकता है। पद का अतिक्रमण, है ना, अगर आपको पावर दे दी गई है तो उसका आप गलत प्रयोग कर सकते हो, है ना, और लापरवाही कर सकते हो। धोखाधड़ी एवं रिश्वतखोरी करने लगते हैं लोग, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने लगते हैं। जहाँ 5 रुपये की आवश्यकता वहाँ पे 7 रुपये ले लेते हैं, जिसमें से बाकी बचे पैसे अपनी जेब में रख लेते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं जो लोक सेवा में उत्पन्न हो जाती हैं अगर किसी लोक सेवक में नैतिक मूल्यों का पतन हो जाता है तब। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है। बाकी अगला टॉपिक क्या है अपना, कि नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने की समस्याएं, है ना, कि नैतिक मानक जो है इनको सुनिश्चित बनाए रखने की कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो एक तो हो जाएगी नैतिक मानकों व सत्यनिष्ठा को कमज़ोर करने वाले खतरों का पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि ऐसे कौन कौन से खतरे जो हैं आ सकते हैं समय के अनुसार। दूसरा, लोक सेवकों के चयन के समय नैतिक क्षमता व पेशेवर नैतिकता का आकलन करना मुश्किल होता है ना। नैतिक मूल्यों व सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहित करने वाली प्रशासनिक कार्य प्रणालियों व प्रक्रियाओं का अभाव है ना। क्योंकि किसी भी ट्रेनिंग के दौरान ऐसा तो पता किया नहीं जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति जो है ये नैतिक रूप से अच्छा है या नैतिक ही है ना। क्या पता वो दिखावा कर रहा हो जब तक सिलेक्शन ना हो पाया हो, है ना। और क्या पता वो सिर्फ दिखावा तब तक कर रहा हो जब तक उसकी जो है पद नहीं मिल जा रहा है तब तक, और बाद में आते ही भ्रष्टाचार स्टार्ट कर दें। तो इस प्रकार के आकलन की कोई जो है व्यवस्था नहीं है बेहतर, ना कैसे किया जा सके, तो ये समस्याएं रहती हैं। अगला क्या है, लोक सेवकों में नीति शास्त्र व मूल्यों को विकसित करने हेतु प्रभावी रणनीतियाँ, है ना। तो लोक सेवकों में नीति शास्त्र व मूल्यों को विकसित करने हेतु प्रभावी रणनीतियाँ, यहाँ से हम लोग जो है अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अगले दिन। बाकी यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है, बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ सीखने को अच्छे से मिला होगा। और इसी प्रकार के अन्य जो है सब्जेक्ट हम लेके आने वाले हैं मेंस की तैयारी के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आने वाले अन्य वीडियो और अन्य सीरीज आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सकें। और प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए ताकि जो है सब्सक्राइबर बढ़ सकें और आप लोगों को जल्दी से जल्दी मैं जो है कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ। बाकी कमेंट भी किया कीजिए कि क्या गलती है ना? ताकि उनको मैं सुधारने की कोशिश करूँ और फीडबैक ज़रूरी है आप लोगों का। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।